चलिए देखेंगे क्या धातु और अधातु क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ में डिब्बों पर जिंक का लेप ना लगाकर हम किसका लेप लगाते हैं, टीन का लेप लगाते हैं। क्यों, तो टीन की अपेक्षा जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील। किसके अपेक्षा में, हाँ टीन के अपेक्षा में जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है, मतलब उसको जल्दी से ऑक्सीडेट हो जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया जल्दी कर लेगा ना। ठीक है, जंग लगने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है, खराब होने की संभावना ज्यादा होगी, इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हम लोग जिंक की जगह पर किसका उपयोग किया जाता है, टीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है, चांदी जिसको हम लोग Ag से सूचित करते हैं ना। ठीक है, चलिए फिर बोल रहा है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, बॉक्साइट। कौन है, बॉक्साइट। फिर चौथा नंबर है आपसे कि लोहे को जंग से, ठीक है, जंग लगने से किसका आवरण चढ़ाकर रोका जा सकता है। तो हम लोग जस्तीकरण करते हैं, अर्थात किसका, जिंक धातु का लेप लगाते हैं। किसका लगाते हैं, जिंक धातु का लेप लगाकर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। फिर फेन प्लावन विधि में झाग बनाने में कौन सा तेल उपयोग किया जाता है, चिड़ का तेल, या जिसे हम लोग पाइन का तेल भी बोलते हैं ना। ठीक है, पाइन का तेल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए बाबू नेक्स्ट है क्या, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, ठीक, शुद्ध अवस्था में धातु की सतह कैसी होती है। ठीक है, शुद्ध अवस्था में जो धातु की सतह होती है वो कैसी होती है, चमकीली। जैसे आप देखते हो पायल हो गया, ठीक है, अंगूठी हो गई, वो कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है, वो आपको उसका रंग डिस्कलर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, ऑक्सीडेट हो जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, नमी से अभिक्रिया कर लेगा, तो उसका परत क्या है, आपको अशुद्धि की तरफ इंगित करता है ना, कि अशुद्ध हो चुका है, मतलब क्या है, वो गंदा हो चुका है। तो जब शुद्ध रहेगा, जब नया नया लेके आते हो तो कैसा होता है, एकदम चमकता है। क्या होता है, चमक। कोई बर्तन ही ले लीजिए, चमकता है कि नहीं चमकता है। तो वही बोल रहा है आपसे कि शुद्ध अवस्था में धातु की सतह कैसी होती है, तो भाई चमकीली होती है। लेकिन जब वो अशुद्ध अवस्था में हो जाता है तो वो धूमिल कलर का हो जाता है, धुंधला टाइप का हो जाता है ना। फिर कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और ये इन्हें क्या है, यह बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इन्हें खुली हवा में रखा नहीं जा सकता। ये ठीक है, इसीलिए इन्हें कैसे, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर तार लंबाई की जा सकता है, 2 किलोमीटर। मतलब 1 ग्राम अगर आप सोना लीजिएगा तो यह आप 2 किलोमीटर लंबा उससे क्या कर सकते हो, तार। इसीलिए वो अधिक तन्य होता है। क्या होता है, अधिक तन्य होता है, उसको क्या लंबा तार के रूप में उसको खींचा जा सकता है। ठीक, फिर कौन सी धातुएं उष्मा की अल्प चालक होती हैं, तो भाई लेड, मरकरी। लेड और कौन है, मरकरी। लेड और मरकरी जो होती है वो उष्मा की क्या होती है, ठीक है, अल्पतम चालक, ठीक है, कम मात्रा में चालन करती है। ठीक, फिर धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन से अभिक्रिया करती है, भाई धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगा। तो मैंने बताया था जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे मैंने बताया था आपको कि जिंक में जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं या H2SO4 डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है उसमें से, हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। ठीक, फिर है मिठाइयों की सजावट के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मिठाइयों की सजावट, जब मिठाई की सजावट होती है तो उस पर चांदी की पन्नी परत, देखते हो ना, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, पत्ती परत लगाई जाती है। जैसे आप बर्फी का मिठाई, बर्फी ले लीजिए, होता है कि नहीं होता है, कलाकंद ले लीजिए, उसमें भी लगाता है आदमी। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु है, मतलब कौन सा क्या है भाई, उपधातु। तो सिलिकॉन बोल सकते हो, ठीक है, एंटीमनी बोल सकते हो, ये सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों को क्या है, ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तो भाई सोना जो है वो कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, भाई महंगा भी मिलता है इसीलिए कि भाई जल्दी से उसमें क्या जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो सोना जो है, ठीक है, सोने का सूत्र आपको परमाणु जो उसका संकेत होता है वो कैसा होता है, AU। क्या होता है, और चांदी का क्या होता है, AG होता है ना। ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि भाई AG किसका होता है और AU किसका होता है। फिर शुद्ध सोना को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है भाई, तो भाई कैरेट्स में नापा जाता है और शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट। लेकिन जो आभूषण बनाए जाते हैं वो 20-22 कैरेट के होते हैं। ठीक है, 22 कैरेट के हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए
फिर कौन सा धातु कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है? तो पारा। अगर धातु की बात कहेगा तो कौन? पारा। और अगर अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। अधातु कहेगा तो, और अगर आपसे कहेगा कि धातु तो पारा। इसका जो संकेत होता है वो Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। और अगर आपसे अधातु पूछेगा तो क्या बोलिएगा? ब्रोमीन। क्या होता है इसका? Br। क्या होता है इसका? Br। ठीक, तो अगर याद रखना, धातु जब भी पूछ देगा क्या मारोगे? पारा। इसका संकेत क्या होता है? Hg। ठीक है ना, मरकरी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए। फिर सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? देखिए, दो तारों को जब जोड़ा जाता है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? सोल्डर का प्रयोग करते हैं ना। ठीक है, या टका भी बोलते हैं उसको, टाका ना, टाका दे। फिर कार्बन क्या है? यौगिक। ठीक है, यौगिक भी है और उपधातु नहीं, इसको धातु लोग क्या है? अधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अधातु। कार्बन जो है वो क्या है? कार्बन क्या है भाई? तो भाई एक पदार्थ है और इसमें क्या होता है, इसका जो संकेत होता है वो C होता है और यह एक अकार्बन है। क्या है ये? अकार्बन। ठीक है, उपधातु नहीं बोलेंगे, उपधातु नहीं। ठीक, फिर इसके बाद बोल रहा है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए। ठीक है, चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण। उसमें एक पट्टा होता है ना, आपने पढ़ा था, ऐसे पट्टा होता है, उस पट्टे पे क्या किया जाता है? अयस्क की चूर्ण गिराई जाती है, जिसके चलते क्या होता है, उस पट्टे पे चुंबकीय कण तो क्या हो जाता है? चिपक जाता है। ठीक है, और जो शुद्धियां होगी वो क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ गिर जाती है, बाहर गिर जाती है ना। अब इसको फिर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। फिर है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने बताया था, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। किसके द्वारा? सल्फाइड अयस्कों का फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। फिर बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट तो अभी बताया था हमने, एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम। तो आपसे पूछता भी है कि एल्युमिनियम किसका भाई? एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो कौन है? तो बॉक्साइट। कौन है? बॉक्साइट। चलिए, फिर सोना किस द्रव में घुल जाता है? अम्लराज। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और HCl का घोल होता है ना, जैसे अम्लराज। ठीक है, 3 भाग नाइट्रिक अम्ल और 1 भाग HCl को ही ना अम्लराज कहते हैं, जिसमें आसानी से क्या हो जाता है? घुल जाता है। ठीक है, चलिए। फिर फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4। क्या होता है फास्फोरस का? P4 होता है। फिर फास्फोरस बोल रहे हैं ना, फास्फोरस। फिर लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? धातुमल। क्या होता है? ठीक है, क्या बोल रहा है? लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट जो अशुद्धियां होती है उसको क्या किया जाता है? हम लोग अलग करते हैं, तो किसके रूप में निकलता है वो? धातुमल। ठीक है, जो गंदगियां होती है वो धातुमल के रूप में निकलती है। फिर उस धातु का नाम बताओ, ठीक है, जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। कौन करती है भाई? मैग्नीशियम। ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। आपसे आएगा कि ऐसा कौन सा धातु है जो क्या करता है? गर्म जल के साथ संयोग करता है। क्या बोलोगे? मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए। फिर पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? पीतल किसे किसे मिलता है? कॉपर और जस्ते से। कॉपर और जस्ते से। पीतल जो है वो कॉपर और, ठीक है, जस्ते से मिलकर बना होता है, कॉपर और जस्ते से। फिर बोलो बाबू, निम्न में कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो भाई सिल्वर नाइट्रेट जो है, ठीक है ना, यह क्या आपको कॉपर का विलयन एवं कॉपर धातु वो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। जैसे आपको CuSO4 प्लस में जिंक से अभिक्रिया करा देंगे, क्या बन जाएगा बाबू? ZnSO4 और प्लस में क्या बन जाएगा? C। बनता है कि नहीं बनता है? तो बताओ, तो विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, उसी तरह से क्या है आपका कॉपर हो गया, सिल्वर भी इसी तरह से करेगा। क्या करेगा? सिल्वर भी करता है। और इसके बाद भी आपको कॉपर धातु भी विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। मैंने आपको दिखाई दिया। फिर देखिए, फिर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो भाई कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? C। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 20। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। ठीक है, हो जाएगा ना। फिर क्या बाबू, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, बुझा हुआ चूना का क्या होता है? हाँ, अब बिन बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaO। ये बिन बुझा हुआ चूना है और ये क्या है? बुझा हुआ चूना। क्लियर है? ठीक है, बिना बुझा हुआ आ जाएगा तो याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा तो CaO और बुझा हुआ चूना बोलेगा तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए
फिर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। पता है ना? ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CaOCl। ठीक है, उसके बाद में क्या हो सकता है? ठीक है, अलग करके फिर विरंजक चूर्ण हो गया। एक ऐसी अधातु का नाम बताओ जो लाल, क्या है, लाल द्रव के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ब्रोमीन किसके रूप में पाई जाती है भाई? लाल रंग में होता है ब्रोमीन, अभी बताया था। अभी मैंने अधातु कहेगा तो कौन होता है? ब्रोमीन होता है। कौन होता है? ब्रोमीन। ठीक, फिर है क्या, कौन सी अधातु चमकीली होती है? मतलब अधातु चमकीली नहीं होती है, लेकिन ये अपवाद में है। आयोडीन जो होता है वो क्या होता है? चमकीला होता है। ठीक है, चमकता है। ठीक है, नमक लाइए, देखिए कितना लाइटनेस होता है उसमें। फिर धातुओं को जोड़ने में कौन सा गैस मुक्त होता है? ठीक है, इथाइन गैस। कौन सा? ठीक है, धातुओं को जोड़ने के लिए जब क्या है, हम लोग धातु को जब जोड़ते हैं तो सोल्डिंग जब करवाया जाता है तो उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो इथाइन गैस का। फिर केरोसिन में डुबोकर किस धातु का रखा जाता है? देखो मैंने पीछे बताया था, सोडियम। और है सोडियम। फिर हेमेटाइट किसका धातु का अयस्क है? ठीक है, लोहा का। ठीक, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। हाँ, याद रखिएगा। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O, पता है ना? 10H2O। ठीक, अगर ये उत्फुल्लन कहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्फुल्लन कब होता है? ये जब अपने जलों को त्याग देता है, क्रिस्टलों को त्यागता है, तो उसका सूत्र होता है Na2, ठीक है, CO3, ठीक है, और फिर उसके बाद H2O। और केवल आपसे पूछेगा भाई सोडियम कार्बोनेट, तो सिर्फ बना याद रखिएगा Na2CO3। मतलब कार्बोनेट 3 रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसको सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, सोडा एस। ठीक, इसको बोलेंगे भाई क्या? N2CO3। ये है आपका सॉरी, ये उत्फुल्लन हो गया। और 10 रहता है तो उसको कहते हैं वार्षिक सोडा, धोवन सोडा भी बोला जाता है ना इसको। तो 3 रूपों में पाया जाता है। फिर प्लस होगा, उन्हें प्लस वो दिखाया गया, हाँ प्लस दिखा सकते हो, नहीं तो इसको बिंदु लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, वो प्लस के रूप में दिखाया गया है, आप पॉइंट भी दिखा सकते हो। ये क्रिस्टल के रूप में है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट में मतलब वार्षिक सोडा में जल के कितने क्रिस्टल होते हैं? ठीक है, आप इसको पॉइंट के रूप में भी या प्लस के रूप में भी दर्शा सकते हैं। वैसे इसको पॉइंट के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, फिर नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। फिर बेकिंग पाउडर क्या है? एक प्रकार का यौगिक है, खाने वाला सोडा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? NaHCO3, होता है। फिर चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O। ठीक है, अब ग्लूकोज बोल देगा तो C6H12O6। क्लियर है? ठीक, चलिए उसके बाद भी देखिए, यहाँ पर आएंगे आपके पास बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र देखिए। ठीक है, आसानी से आप लोग क्या है आप लोग बता सकते हैं। ठीक।